तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जेई मेंस एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले 11 क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए आप, उसका हम आंसर सीधा आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट A 3,4 is such that it's bisected, it's intercepted between the axis is bisected at A। तो बच्चों इसकी लैंग्वेज पढ़ करके थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपके पास इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास भी कर रही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए पॉइंट इज 3,4, ठीक है, ए पॉइंट इज 3,4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट। भाई किसी भी लाइन के इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, यही तो मतलब होता है। बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए। तो उसका मतलब ये जो बच्चों ए है ना, वो एक तरह से मिड पॉइंट है। ए क्या है? मिड पॉइंट है। तो बच्चों क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। A straight line through the point A 3,4 is such that its intercept between the axis, भाई इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस क्या होता है? A,0 और 0,B इज बाइसेक्टेड। ये कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? ए पॉइंट पे। तो पूछ रहा है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन तो आप सब लोग जानते हैं, क्या होगी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यही तो लाइन की इक्वेशन होती है क्यों भाई? अब ये लाइन किससे पास कर रही है? 3,4 से। तो हम इस लाइन को 3,4 से पास कराते हैं। तो जब हम लाइन को 3,4 से पास कराएंगे तो क्या आपको दिखेगा? आपको दिखेगा 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये आपको दिखेगा। और बच्चों आप ए और बी में शायद रिलेशन पहले से जानते हैं कि ए प्लस 0/2 किसके इक्वल है? 3 के, और b प्लस 0/2 वो किसके इक्वल है? 4 के। ये रिलेशन आप पहले से समझ गए हैं बच्चों। यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 6 और b की वैल्यू हो गई 8। तो इसका मतलब a और b तो बच्चों आपने डायरेक्टली निकाल लिए। तो लाइन की इक्वेशन तो फिर आप लिख ही लीजिए, दिस इज x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपका आंसर आ गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच करने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो उस क्वेश्चन का आपने सिंप्लीफाई किया होगा, तो सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर जो सी पार्ट है वो मैच कर रहा है। जरा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। जरा क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से पढ़िएगा और हम इसको इतनी ही स्पेस में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट has y axis intercept -4, then possible value of k is। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मतलब है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मतलब है किससे? y एक्सिस इंटरसेप्ट से, ठीक है। तो करिए जो ये क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने पूरा आपने कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन अब आप अपने हिसाब से चेक करिए। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर सारी वर्किंग आपको समझ में आ रही है। आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, जिसको मैंने अभी इंडिकेट किया ब्लैक कलर से, ये वाली लाइन की इक्वेशन। और यही वाली लाइन जो है किस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? पीक्यू लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बच्चों हमने कोई नया काम नहीं किया, हमने सिर्फ इतना काम किया है कि हमने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो बेसिकली पीक्यू के मिड पॉइंट से पास करेगा। तो सबसे पहले हमने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज किया है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। उसके बाद बच्चों हमने लाइन की इक्वेशन लिखी है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। उस रिक्वायर्ड लाइन का नाम हम लिख देते हैं PQM, मान लीजिए रिक्वायर्ड लाइन है, उसका नाम है AB। तो बच्चों मैंने AB लाइन की इक्वेशन लिखी है और इक्वेशन लिखते समय मैंने स्लोप का जरूर ध्यान रखा है कि AB लाइन का जो स्लोप होगा और PQ लाइन का जो स्लोप होगा
उनके स्लोप्स में रिलेशन होगा m1 m2 इक्वल टू -1। उसको यूज करके मैंने ए बी लाइन का स्लोप निकाला विच इज इक्वल टू k-1। उसके बाद मैंने इसकी सॉल्विंग की, और सॉल्विंग करने के बाद आपके पास यहाँ पर गिवन है कि y एक्सिस इंटरसेप्ट -4 है, y एक्सिस इंटरसेप्ट -4 है, तो y एक्सिस इंटरसेप्ट की निकालने के लिए हमने x की जगह इस ए बी लाइन की इक्वेशन में 0 पुट किया और y की जगह -4 पुट किया। इससे आपके पास k की वैल्यू आ गई +-4। तो बच्चों ऑप्शंस में सिर्फ आपके पास जो आंसर है वो -4 है, इसलिए मैंने सुटेबल ऑप्शन जो 12 का डी पार्ट है उसको टिक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे अब आपका ध्यान जाना चाहिए, अगर आपसे पहले हो सकता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों हम लोग मूव करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग इसको। सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करिए, क्या लिखा है इसमें। लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point this and cuts off positive intercept on the axis whose sum is 7। तो बच्चों कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन आसान है, बिना डायग्राम के भी हम सोच सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है बच्चों, मतलब ए और बी है, तो ए और बी का सम क्या होगा, वो 7 है। इसके अलावा जो लाइन है वो पास कर रही है, तो एक काम कर लो, पहले लाइन की इक्वेशन लिख दो और उस लाइन को पास करा दो। तो ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने लिख दिया x/a + y/b = 1, और ये लाइन पास हो रही है -3,8 से। तो मैंने -3,8 को इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आंसर जब आप ए और बी निकाल लेंगे तो आपको इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करनी होगी और आपकी इक्वेशन मैच करने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो आगे का पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। तो 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13 क्वेश्चन के बाद बच्चों हम लोग कंप्लीट करते हैं 14th क्वेश्चन को। तो बच्चों 14th क्वेश्चन तो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है एक तरह से, तो इस पे भी हम लोग वर्किंग बहुत ही थोड़ी सी करेंगे। तो 14th क्वेश्चन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। ये बच्चों आपके 14th क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस इज आल्सो एन इंटीजर। तो पहले बच्चों जो आपने क्वेश्चन किया था इससे पहले एक्सरसाइज में, उसमें y कोऑर्डिनेट को इंटीजर बताना था। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को इंटीजर बताना है, और वो कितनी m की वैल्यूज पे हो सकता है। तो कहोगे सर बहुत आसान है, क्योंकि हम इससे पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट को इंटीजर बनाना है, तो बना लेंगे इसको बच्चों। बस आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से x कोऑर्डिनेट आया है 4m + 3 इज इक्वल टू 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 5/4m + 3। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बच्चों x कोऑर्डिनेट को इंटीजर बनाना है, तो आप समझ गए होंगे कि 4m + 3 को हम 1 पुट कर सकते हैं, 4m + 3 को हम -1 पुट कर सकते हैं, तो ये इंटीजर होगा। इसके अलावा बच्चों हम 4m + 3 को 5 पुट कर सकते हैं और 4m + 3 को -5 भी पुट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से m की वैल्यू आएगी 1 - 3 -2/4, दिस इज -½ ठीक है। और यहाँ से m की वैल्यू आएगी बच्चों -4/4 विच इज इक्वल टू -1। और यहाँ से m की वैल्यू आएगी 5 - 3 2/4 विच इज इक्वल टू ½ और यहाँ से m की वैल्यू आएगी -2। तो बच्चों यहाँ पर m की दो वैल्यूज आई है, जहां पर वो परफेक्टली x कोऑर्डिनेट को इंटीजर बना रहा है। तो m की एक वैल्यू आई है बच्चों -1 और एक आई है -½ तो m की बच्चों कितनी वैल्यूज हो गई, दो वैल्यूज हो गई। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, 2 ऑफ आंसर इज 2। तो आपसे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m पूछी थी, तो m की वैल्यू मतलब m की जो दो वैल्यूज हैं वही एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर जो है अभी ए पार्ट आ रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को पहले आप पढ़ लीजिए।
लिखा है लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। क्योंकि सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आप अपने आप ही कर सकते हैं वैसे तो बच्चों हमारे पास सीधा सीधा लाइन का स्लोप पहले निकाल लीजिए, उसका नाम दे दीजिए m1। तो m1 क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों m2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/2। ठीक है, क्योंकि m1 m2 बराबर -1। अब जो लाइन का स्लोप 5/2 है, वो लाइन किससे पास कर रही है, 4,2 से। तो बच्चों आपके पास स्लोप हो गया, पॉइंट हो गया, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 बच्चों आप कंप्लीट कर दिया। 15 के बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सभी बच्चे अपने आप को एक मिनट रेडी कर लें और इसको करना स्टार्ट करें। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसके लिए थोड़ी सी स्पेस बना भी लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखिए किस तरह से करना है। इसमें लिखा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3। तो बच्चों इनको हम सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो -2,3 आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इसको एक मिनट देख लीजिएगा। भाई x कोऑर्डिनेट -2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, और अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट फील नहीं कर पा रहे तो आप x इक्वल टू -2 लाइन बना लीजिए। ठीक है, और y इज इक्वल टू 3 लाइन बना लीजिए। ये तो क्लियर है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा, कितना आएगा, -2,3। क्या सबको क्लियर है, ये आ गया। इसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। वो लाइन जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लाइन को ऐसे बना सकते हैं। और अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो हमारे पास ये एंगल गिवन, एक तरह से देखा जाए, और वो एंगल आपका क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -4। ऐसी तो गिवन है। इसका मतलब बच्चों tan थीटा आपके पास गिवन है -4, यानी कि बच्चों हम एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करते हैं तो वही स्लोप की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। तो tan थीटा तो -4 हो गया। तो कहोगे सर tan थीटा पता है, पॉइंट पता है, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्या सबको समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस 8। तो ये बच्चों हो गया 4x प्लस y माइनस 3 प्लस 8, कितना हुआ, +5 इज इक्वल टू 0। फिर बच्चों सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है, तो बच्चा इसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट आप निकाल लेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करके एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0 इसमें पुट करिए, तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट बच्चों कितना आएगा, -5/4। अब बच्चों आपको y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है, तो y एक्सिस इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, x को 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ये सबको क्लियर है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनका सम करना है। तो ये हो जाएगा -5/4, 4×5 = 20, ये हो जाएगा आंसर बच्चों -25/4। ये बच्चों आपका सही आंसर आ गया, उसको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसको बच्चों आप मैच कर लीजिए कौन सा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 है, जो नीचे की तरफ है, मैं नीचे जाता हूँ। इसका आंसर है बच्चों सी पार्ट, आप एक मिनट मैच कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 17। उसको पहले आप लोग पढ़ दीजिए, फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। जस्ट वेट, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों अभी भी स्पेस ऊपर की तरफ ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर जो 17 है नेक्स्ट वाला, उसको ऊपर ही की स्पेस में कंटिन्यू करते हैं वापस। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बच्चों, ये 17 क्वेश्चन आपका। स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है बच्चों, पढ़िए।
लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स one of which divide the join of this and this in the ratio 1:2 externally. ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 किया है। उसमें लिखा है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि लाइन की प्रॉपर्टी है कि वो उन दो पॉइंट से पास करती है जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो 2,0 और 3,1 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो बच्चों एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला बस आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्सटर्नली वाले केस में हम बीच में माइनस लगाते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही होता है। आप एक्सटर्नली के लिए अलग से डायग्राम बना के सोचेंगे तो हो सकता है आपसे गलत हो जाए, इसलिए बिल्कुल वैसे ही करिए जैसा आप इंटरनली के लिए करते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला लगाते समय बस बीच में आप माइनस लगा दीजिए तो आपके पास पी पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों जो दूसरा पॉइंट है वो दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। उसमें एक पॉइंट है x+2y, एक लाइन है x+2y इक्वल टू 30, दूसरी है 2x+y इक्वल टू 11। इनको आपस में सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा जिसका नाम है Q। तो बच्चों P आप पहले से निकाल चुके हैं, Q अभी आपने निकाला इंटरसेक्शन पॉइंट। आप लाइन की इक्वेशन अब लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। और बच्चों ऐसा करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ए पार्ट आपका मैच कर रहा होगा, तो उसको आप चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों यहाँ से फिनिश हो गया। 17 के बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जरा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6, 4,8 is perpendicular to the line through the point this, find the value of x। बच्चों इसमें तो हमें नहीं लग रहा कोई हार्ड एंड फास्ट मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ, तो मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता देता हूँ, वैसे आप कर लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों लाइन पहले दो कौन से पॉइंट से पास हो रही है? -2,6 और 4,8। और उसके बाद जो है दूसरा जो लाइन पास हो रही है वो पास हो रही है 8,12 और x,24 से। तो कह रहा है ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अब बच्चों परपेंडिकुलर है तो सीधा सीधा आप क्या रिलेशन यूज करेंगे? स्लोप का। m1 m2 इज इक्वल टू -1 आप यूज करेंगे और आपके पास x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो बच्चों मैं सिर्फ आपको इक्वेशन लिख के देता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसको बच्चों आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है? लिखा फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। तो बच्चों मैंने तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल भी होता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है, लेकिन आपसे एक्यूट एंगल पूछा जा रहा है तो आपको एक्यूट एंगल ही निकालना है। तो पहली लाइन का स्लोप आप बता सकते हैं क्या है? पहली लाइन का स्लोप वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज -2। दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा वो अगेन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों इसको नाम देते हैं m1 और इसको नाम देते हैं m2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। ये बच्चों 1/6 है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बच्चों -2 मल्टीप्लाई होगा 1/6 के साथ, तो -2 जो मल्टीप्लाई होगा 1/6 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 1/3 बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ओके बच्चों, तो ये कितना हुआ? -13 अपॉन 6 और नीचे कितना हुआ? 2/3। तो बच्चों उसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, तो ये हो गया -13/6 और ये कितना है? 2/3। तो ये बच्चों कितना हुआ? -13 अपॉन 4, -13/4। ये बच्चों आंसर निकल के आया। लेकिन बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ये सब किसके अंदर होता है? ये मॉड के अंदर होता है, तो ये वैल्यू भी मॉड के अंदर है।
तो बेसिकली आप इसको क्या लिखेंगे, +13/4। दैट मीन्स थीटा आपका कितना आ गया, tan इनवर्स 13/4। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने निकाल दिया है, जो कि सी पार्ट है। तो 19 के बाद बच्चों अब हम लोग की बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं कुछ खास लग नहीं रहा है, तो मैं इसको कर ही देता हूँ यहीं पे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, द लाइंस, दो लाइंस है, ये आपस में परपेंडिकुलर है और आपको पी पे कंडीशन निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं पी पे कंडीशन निकालने के लिए। देखिए ध्यान से, तो पहली लाइन की इक्वेशन को अगर आप ठीक ढंग से लिखेंगे तो वो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू p टाइम्स p स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्यू। यानी पहली लाइन से सोचो आपको स्लोप निकल के आ गया ना, क्या है, p टाइम्स p स्क्वायर प्लस 1। जो दूसरी लाइन है बच्चों उसको भी y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लो, या तो डायरेक्टली आप ऐसे ही निकाल लो स्लोप, इसको हम m2 लिख देते हैं। क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज p स्क्वायर प्लस 1। ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस टाइम्स, ये हो गया माइनस टाइम्स p स्क्वायर प्लस 1। कितना हो गया, माइनस टाइम्स p स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों हमारे पास गिवन है कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि एक कॉमन लाइन है, मान लीजिए कॉमन लाइन ये है, ठीक है, और ये जो लाइन है मान लो ये लाइन L1 है और इस लाइन का नाम है L2। तो आपके पास गिवन है कि ये दोनों लाइंस एक कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो कॉमन लाइन मैंने आपको बना दी, और L1 लाइन ये है बच्चों, L2 लाइन ये है, और ये दोनों ही एक कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस बच्चों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और लाइंस बच्चों आपस में पैरेलल होंगी तो बच्चों उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे m1 इज इक्वल टू m2। दैट मीन्स p टाइम्स p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स p स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों इसको हम इधर ले आए, p स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और p प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों p स्क्वायर प्लस 1 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया, तो p इक्वल टू -1 आ गया। तो इसका सही आंसर हो गया कि एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ p, एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग नेक्स्ट स्क्रिप्ट में चालू करना है।